आप कोई भी मॉडर्न बैटल उठा के देख लो, आपको उसमें टैंक्स जरूर नजर आएंगे। लैंड बैटल्स के लिए टैंक एक बहुत ही इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट वेपन होता है, पर जब टैंक्स का आविष्कार हुआ था तब इनको टैंक्स नहीं लैंडशिप्स कहते थे। और एक और बहुत दिलचस्प बात है, जब टैंक्स बने थे तब बहुत लोग का ये मानना था कि टैंक्स जो है, ये जो वेपन है, ये एक छोटा सा फैशन है और बहुत जल्दी लोग टैंक्स को भूल जाएंगे, क्योंकि टैंक से ज़्यादा रिलायबल, उनसे ज़्यादा भरोसेमंद और इफेक्टिव होती है कैवलरी यानी घोड़े। ऑब्वियस सी बात है, ये सोच धीरे धीरे बदली, पर टैंक्स का पहली बार सही प्रभाव देखा गया था साल 1917 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नवंबर के महीने में वेस्टर्न फ्रंट पे एक लड़ाई हुई थी, जिसको आज हम बैटल ऑफ कैम्ब्राई कहते हैं, और इसी लड़ाई में पहली बार टैंक्स ने अपना जलवा दिखाया था। कहानी शुरू होती है साल 1917 के शुरुआत से। यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय लोग उसको ग्रेट वॉर कहते थे, और वेस्टर्न फ्रंट पे दोनों साइड्स यानी फ्रेंच और ब्रिटिश और सामने जर्मन्स, इन दोनों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद लिए थे और उनके फौजी उन्हीं गड्ढों में बैठ के एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ये गड्ढे नॉर्मल गोल गड्ढे की तरह नहीं थे, ये लंबे लंबे गड्ढे थे जिनको ट्रेंचेस कहते थे, और इनको खोदा गया था एक डिफेंसिव पर्पस के लिए। ट्रेंच एक जनरली डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है, और इसको आप तभी बनाते हो जब आपको उस एरिया को या उस टेरिटरी को डिफेंड करना होता है। जब आपके पास उस एरिया को डिफेंड करने के लिए बहुत टाइम नहीं है, फोर्टिफिकेशंस बनाने के लिए, ज़मीन के ऊपर कुछ बिल्ड करने के लिए, तो आप जनरली एक रफ बेसिक तौर पे डिफेंस करने के लिए आप गड्ढा खोद लेते हो और अपने फौजियों को, अपने कुछ वेपन्स को उन्हीं गड्ढों में रख लेते हो, ताकि सामने से जब कोई अटैक आए तो ईजिली आपके सोल्जर्स पे हमला ना कर पाए। पर अगर आपका दुश्मन भी आपके ट्रेंच के कुछ दूर आगे ऐसा ही एक ट्रेंच बना के बैठा है, तो उससे होगा ये कि जब आपके ट्रेंच के फौजी अपने ट्रेंचेस को छोड़ के बाहर निकल के सामने वाले के ट्रेंचेस पे हमला करने की कोशिश करेंगे, तो वहां के फौजी आप पे फायर करेंगे, और वाइस वर्सा, जब वो बाहर निकल के आपके ट्रेंच पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फायर करेंगे। इस सिचुएशन में दोनों तरफ से सिचुएशन बिल्कुल बीच में अटकी हुई है, स्टैंड स्टिल आकर रखा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न फ्रंट पे इस ट्रेंच वॉरफेयर ने पूरी तरह एक स्टैंड ऑफ या एक स्टैंड स्टिल बना दिया था, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकल के हमला नहीं कर पा रही थी और दोनों फोर्सेस को टेरिटरी हासिल नहीं हो रही थी। ये ट्रेंच वॉरफेयर वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई के पहले साल में शुरू हो गया था, फिर पहला साल निकला, दूसरा साल निकला, जब तीसरे साल में आ गए 1917 में, तो दोनों साइड्स के मिलिट्री कमांडर्स को समझ में आ गया कि अब बिना किसी बड़े इन्वेंशन के या किसी नए वेपन के, किसी नए टेक्नोलॉजी के, हम इस ट्रेंच वॉरफेयर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम इस स्टैंड स्टिल को तोड़ नहीं पाएंगे। ट्रेंचेस का जो सबसे बड़ा फायदा है वही उनका बड़ा नुकसान भी है। फायदा यह है कि जब आप अपने ट्रेंच के अंदर हो तो डिफेंसिव पोजीशन से आप सामने वाले पे हमला कर सकते हो, पर नुकसान भी यही है कि आप अपने ट्रेंच से बाहर निकल के सामने वाले पे फ्रंटल असॉल्ट यानी सामने से हमला नहीं कर सकते। तो ये फ्रंटल असॉल्ट की जो प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व किया फिर टैंक्स ने। टैंक्स जैसा आप जानते हैं मेटल के बने होते थे और इनके सामने वाले हिस्से पे आर्मर लगा होता था, यानी मेटल की बेसिकली मोटी परत। और इससे फायदा ये होता था कि जो भी आपके सामने वाले जो एनिमी ट्रेंच है उसके अंदर जो सोल्जर्स हैं, उनके पास जो भी वेपन्स हैं, ज्यादातर वेपन्स इन टैंक्स के ऊपर बिल्कुल इनइफेक्टिव होते थे, मतलब काम नहीं करते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था। अगर आपने आयरन मैन फर्स्ट देखी होगी तो उसमें आपने वो सीन देखा होगा जब टोनी स्टार्क अपना पहला आयरन मैन सूट बनाता है, वो मार्क 1 जब बनाता है, तो उस सूट को पहन के जब वो बाहर निकलता है तो उसके दुश्मन उसके ऊपर बहुत फायर करते हैं, बहुत गोले चलाते हैं, बट सूट के अंदर टोनी स्टार्क को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसकी जो मेटल की कवरिंग थी वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही था पहला टैंक जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। जो ब्रिटिश लोगों ने पहले टैंक्स बनाए थे मार्क 1, वो आज के टैंक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़े होते थे, और उनका बहुत बड़ा फायदा ये था कि वो ट्रेंचेस के ऊपर से गुजर पाते थे, क्योंकि उनमें सिर्फ पहिए नहीं थे, पहियों के आसपास ट्रैक लगे होते थे, जिसकी वजह से वो ज्यादातर सरफेसेस पे मूव कर पाते थे। उस जमाने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन था। पर जब पहले टैंक्स को ब्रिटिश वॉर ऑफिस के लोगों को दिखाया गया तो वो बहुत खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो ये कि ये टैंक्स बहुत बड़े हैं, बहुत बल्कि हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से मूव नहीं कर रहे हैं और आसानी से मुड़ नहीं पाएंगे, मनूवर नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये टैंक्स बहुत ही ज़्यादा धीरे चलते थे। आप समझ के देखिए कि उन टैंक्स की टॉप स्पीड थी सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर पर आवर। इतना स्लो वो मूव करते थे और आसानी से मुड़ भी नहीं पाते थे। इसकी वजह से इनिशियल इंप्रेशन इनका अच्छा नहीं था। पर जैसे हिंदी की वो कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा, ब्रिटिश ऑफिसर्स इस बात को जानते थे कि ये ट्रेंच वॉरफेयर के डेडलॉक को हम नहीं तोड़ पा रहे, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना है। तो मिनिस्टर ऑफ म्यूनिशंस डेविड लॉयड जॉर्ज ने टैंक्स के डेवलपमेंट को सपोर्ट किया और 40 मार्क 1 टैंक्स को बनाने का ऑर्डर पास कर दिया। और फिर मई 1917 तक इन सारे टैंक्स को लेके एक टैंक
कोर में ऑर्गेनाइज कर दिया गया और इनका कमांडर बनाया गया लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यू एल्स को। जब भी कोई नया वेपन बनता है तो उसको बैटलफील्ड पे उतारने से पहले उसकी डॉक्ट्रिन बनाई जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है और ये समझा जाता है कि इस वेपन को हमको किस किस जगह पे कब और किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपने सीधे कुछ टैंक्स उठाए, उनको कहा कि जाओ जाके सामने वाले ट्रेंच पे हमला करो, तो शायद से वो कुछ ट्रेंचेस को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, पर जो उनको जीत मिली होगी उस जीत को वो कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब उस पर और बिल्ड नहीं कर पाएंगे, अपने मोमेंटम को नहीं बना पाएंगे। इसलिए जरूरी होता है कि टैंक्स को इस्तेमाल कैसे करना है उसका एक सेटअप, उसकी एक डॉक्ट्रिन बने। तो टैंक्स अभी नए नए बने थे तो इनकी डॉक्ट्रिन भी धीरे धीरे बन रही थी, पर यह क्लियर था कि टैंक्स सिर्फ तब इफेक्टिव होते हैं जब इनका इस्तेमाल एन मास किया जाए, यानी एक साथ जब बहुत सारे टैंक्स को हम यूज करेंगे तब ही ये इफेक्टिव होंगे। इंडिविजुअली उतने इफेक्टिव नहीं थे। परंतु इसके बाद भी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल डगलस हेग ने कुछ अलग किया। सितंबर 15 साल 1917 में पहली बार 49 मार्क 1 टैंक्स को बैटलफील्ड पे उतारा गया। जनरल हेग ये चाहते थे कि बैटल ऑफ सॉम में जब ब्रिटिश सोल्जर्स अपनी ट्रेंचेस से निकल के जर्मन ट्रेंचेस पे हमला करने वाले थे, तो उस समय उस ब्रिटिश इन्फेंट्री के अटैक को ये मार्क 1 टैंक्स सपोर्ट करें। और इस काम के लिए उन्होंने इन टैंक्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। तो फिर सॉम की लड़ाई में जब ब्रिटिश सोल्जर्स अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकले और ब्रिटिश टैंक्स ने मूव करना शुरू किया, तो सामने जर्मन लाइंस में जो सोल्जर्स थे, उन्होंने जब इन मशीन्स को अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने सोचा होगा कि ये क्या खेला है, क्या ये चीज हमारी तरफ आ रही है। और शुरू में तुमने बहुत पैनिक हुआ, पर जैसे जैसे ये टैंक्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, उनको एहसास हो रहा था कि इनको डिसेबल करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना दूर से देख के लगता है। शेल फायर से ये टैंक्स डिसेबल हो रहे थे और कई बार तो चलते चलते रास्ते में अंदर ही इनमें कुछ मैकेनिकल डिफिकल्टी आ रही थी, जिसकी वजह से टैंक्स रास्ते में रुक जा रहे थे। और अगर एक बार ये टैंक रुक गए, एक खड़े हुए टैंक को डिसेबल करना बहुत आसान था जर्मन फौजियों के लिए, क्योंकि तब तक जर्मन फौजियों के पास आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स आ गई थी, यानी ऐसी बुलेट्स जो आर्मर को भी भेद के अंदर बैठे हुए क्रू को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सॉम की लड़ाई में टैंक्स ने कुछ डिसाइसिव एडवांटेज नहीं दिया ब्रिटिश लोगों को। फिर भी जनरल हेग इस बात से संतुष्ट हो गए कि टैंक्स ने जैसा परफॉर्म किया है, उनको देख के हमको ऐसा लगता है कि अगर इन टैंक्स को हम एन मास यूज करें, मतलब बहुत सारे टैंक्स को एक साथ यूज करें, तो हाँ ये एक फॉर्मिडेबल वेपन हो सकते हैं। साथ ही ये भी डिसाइड किया गया कि इन टैंक्स को हमको एन मास तो यूज करना ही है, पर ऐसी जगह पे यूज करना है जहां पे जमीन जो है वो ज्यादातर सपाट हो, बहुत ऊबड़ खाबड़ ना हो और दलदली ना हो। इसीलिए फिर टैंक कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल एल्स ने जनरल हेग को सजेस्ट किया कि हमको इन टैंक्स को एन मास यूज करना चाहिए कैम्ब्राई की तरफ हमला करने के लिए, क्योंकि वहां पे टैंक्स को यूज करने के लिए जितनी भी कंडीशंस चाहिए थी उसमें से ज्यादातर सेटिस्फाई हो रही थी। और वहां पे कुछ कमजोर जर्मन डिविजन्स थे, कुल मिला के 7 डिविजन्स, जो उस एरिया को डिफेंड कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल एल्स ने कहा कि अगर उस एरिया में हमारी इन्फेंट्री, ब्रिटिश 3rd आर्मी एग्जैक्टली, और हमारे बहुत सारे टैंक्स और हमारी एयर पावर एक साथ अगर रेड करती है, तो वहां पे जर्मन डिफेंसेस को तोड़ा जा सकता है। जनरल हेग और ब्रिटिश पॉलिटिशियंस इस बात से ऑलरेडी बहुत परेशान थे कि कहीं से भी कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है, और यहाँ पे एक उम्मीद नजर आ रही थी। तो जनरल हेग ने इस ऑपरेशन को ओके बोल दिया। और क्योंकि इस पूरी रेड में इन्फेंट्री के साथ साथ टैंक्स और बहुत सारे एयरप्लेन्स भी यूज होने वाले थे, इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये पहला मौका था जब एक लार्ज स्केल पे एक कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन किया जा रहा था। कुल मिला के ब्रिटिश लोगों ने 474 टैंक्स को इस अटैक के लिए तैयार किया, और जहां से अटैक शुरू होने वाला था उस जगह तक उन टैंक्स को पहुंचाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने पूरी सीक्रेसी रखी। मतलब किसी भी तरह से जर्मन्स को पता ना चलने पाए कि यहाँ पे अटैक करने के लिए बहुत सारे टैंक्स को लाया जा रहा है, क्योंकि ये टैंक्स जहां हमला करने वाले थे वहां हिंडनबर्ग लाइन में ट्रेंचेस कहीं कहीं पे बहुत चौड़े थे, और इन टैंक्स को उन ट्रेंचेस के ऊपर से गुजरना था। तो इन टैंक्स के पास आगे के हिस्से में कई जगह पे बहुत सारी लकड़ी या ऐसा मटेरियल रखा था जो एक टेम्पररी ब्रिज बनाने के काम आता, ताकि टैंक उस सामान को डाले और उसके ऊपर चढ़ के ट्रेंचेस को क्रॉस कर ले। ब्रिटिश प्लान ऐसा था कि सबसे आगे चलेंगे टैंक्स, वो सीधे ट्रेंचेस पे फ्रंटल असॉल्ट करेंगे, उनके पीछे रहेगी इन्फेंट्री यानी फुट सोल्जर्स, और उनके पीछे आएगी कैवलरी, और ऊपर से हवा के रास्ते से ब्रिटिश प्लेन्स इस अटैक को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इसको कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन कहा जा रहा था। इसीलिए फिर 20 नवंबर साल 1917 को सुबह 6:20 पे जब ब्रिटिश अटैक शुरू हुआ और ब्रिटिश टैंक्स निकलने शुरू हुए, तब जर्मन्स इस अटैक को देख के पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे टैंक्स एक साथ उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा इन टैंक्स से उम्मीद थी, ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। शुरू की जो
जर्मन लाइंस थी उनको ये क्रॉस करते हुए चले गए, और जहाँ जहाँ पे बार्ब्ड वायर्स लगे थे उनको भी एक क्लियर कर रहे थे ताकि पीछे जो कैवलरी आ रही है वो क्लियरली आगे मूव कर सके। अटैक शुरू होने के कुछ ही घंटों के बाद ब्रिटिश फोर्सेस ने जर्मन लाइंस में 8 किलोमीटर डीप और 10 किलोमीटर चौड़ा सेलिएंट बना दिया था। अब आप यहाँ पूछोगे कि सेलिएंट क्या होता है। मिलिट्री की भाषा में एक सेलिएंट तब क्रिएट होता है जब आपकी अटैकिंग फोर्स दुश्मन की लाइंस के अंदर घुस के थोड़ा आगे बढ़ चुकी हो, जिसकी वजह से आपकी जो लाइन है उसमें एक बल्ज सा या फिर एक प्रोट्रूजन सा क्रिएट हो गया। इसका फायदा ये होता है कि आप एनिमी की फोर्स को भेज चुके हो और उसी मोमेंटम को आपने बरकरार रखा तो आप आगे बढ़ सकते हो। पर ये बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि अब आपकी जो प्रोट्रूजन है, जो आपका बल्ज है, वो अब 3 तरफ से एनिमी से घिरा हुआ है। तो जो ब्रिटिश लोगों ने ये सेलिएंट बनाया था, इस सेलिएंट के अंदर उन्होंने 8000 जर्मन फौजियों को और लगभग 120 आर्टिलरी गन्स को कैप्चर किया, और ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश टैंक्स ने इस लड़ाई को जीत के दिखा दिया। पर जैसा ब्रिटिश कमांडर्स ने सोचा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि इस अटैक के दौरान ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे टैंक्स को, जितनी उन्होंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा टैंक्स को गवा दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इनिशियल सक्सेस के बाद अपने अटैक को वो कंटिन्यू नहीं रख पाए, अपने मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाए, और ब्रिटिश सोल्जर्स ने जो सेलिएंट बना लिया था अब वो 3 तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ था और जर्मन आर्टिलरी अब 3 तरफ से उनके ऊपर फायर कर रही थी। ब्रिटिश लोगों के लिए ऑलरेडी सिचुएशन बहुत खराब थी, और तब आता है जर्मन काउंटर अटैक। जर्मन आर्मी में ऑफेंसिव एक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। उन लोगों को ये सिखाया गया था, उनकी डॉक्ट्रिन ऐसी थी कि जहां पे मौका मिले, जब मौका मिले, आपको ऑफेंसिव एक्शन लेना है, बोल्ड डिसीजंस लेना है, और अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि आपको टेम्परेरी सेटबैक मिल गया है, कहीं पे आपको हार मिल गई है, तो तुरंत वहां पे आपको काउंटर अटैक करना है। अगर आप डिफेंस कर भी रहे हो तो एक टेम्परेरी चीज होनी चाहिए, आपको डिफेंस करके बैठना नहीं है। हमेशा ऑफेंसिव एक्शन पे वो लोग फोकस करते थे। कैम्ब्राई में भी जर्मन्स का बिल्कुल ये प्लान था। ये जो ब्रिटिश सेलिएंट क्रिएट हो गया था, इसके ऊपर जर्मन्स अब 2 थ्रस्ट करने वाले थे, एक नॉर्थ की साइड से और एक साउथ की साइड से। उनका प्लान ये था कि जो पहला थ्रस्ट होगा वो साउथ में होगा और नॉर्थ की तरफ जाएगा, और जब ये अटैक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक दूसरा थ्रस्ट नॉर्थ सेलिएंट को कट करता हुआ साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में जाएगा। इस अटैक को कंप्लीट करने के लिए जर्मन्स ने इस सेलिएंट के पास एक हफ्ते के अंदर 19 डिवीजन इकट्ठा कर दिए थे। 30 नवंबर को जर्मन्स ने इन ब्रिटिश लाइंस के ऊपर हैवी बॉम्बार्डमेंट किया, और उसके तुरंत बाद अब जर्मन स्टॉर्म ट्रूपर्स ने इन लाइंस के ऊपर हमला करना शुरू किया। ये स्टॉर्म ट्रूपर्स की खास बात ये थी कि बहुत तेज मूव करते थे, और जहां जहां पे एनिमी लाइंस में उनको बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस नजर आता था उसके साइड से निकलते थे। इन स्टॉर्म ट्रूप्स के पीछे आते थे जर्मन असॉल्ट ब्लॉक्स, जिनके अंदर होती थी बहुत सारी इन्फेंट्री, मशीन गन्स और मोटर्स। साथ ही साथ जर्मन एयरप्लेन्स भी हवाई रास्ते से लगातार इन ब्रिटिश ट्रेंचेस के ऊपर फायर कर रहे थे। इस तरह से अटैक करने का पर्पस ये था कि उनका जो काउंटर अटैक का मोमेंटम है वो बना रहे। हालांकि जर्मन्स ने ब्रिटिश के कंपैरिजन में ज्यादा तेज अटैक किया, पर फिर भी नॉर्थ में बोर्लो वुड में उनका प्रोग्रेस ओवरऑल ज्यादा तेज नहीं हुआ। टेरेन से रिलेटेड जो चैलेंजेस ब्रिटिश लोगों को हुए थे वही सेम चैलेंजेस अब जर्मन लोगों को भी हो रहे थे। इसी वजह से नॉर्थ के एरिया में जर्मन्स को बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। कुल मिला के ब्रिटिश लोगों ने सिर्फ 3 किलोमीटर का एरिया लूज किया। साउथ में जर्मन्स को ज्यादा सक्सेस मिली। इस पूरे अटैक के पहले जहां पे जर्मन पोजीशंस थी उन पोजीशंस को उन्होंने वापस हासिल किया, और उसके बियॉन्ड भी ब्रिटिश सोल्जर्स को भगा दिया। जब ये पूरा मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हुआ तो दोनों साइड्स पे लगभग 45,000 कैजुअलिटीज थी, और इस अटैक के पहले जितनी टेरिटरी जर्मन्स के पास थी उसमें से ज्यादातर उनको वापस मिल गई, और इसी के साथ बैटल ऑफ कैम्ब्राई खत्म हो गया। पर इस बैटल से दोनों साइड्स ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। ब्रिटिश लोगों की शुरुआती सफलता ने यह दिखाया कि सबसे मजबूत ट्रेंचेस को भी अगर एक सरप्राइज अटैक किया जाए, टैंक्स का इस्तेमाल किया जाए, तो ट्रेंचेस को भेदा जा सकता है। इस अटैक ने यह भी दिखाया कि ब्रिटिश वॉर मेकिंग कैपेसिटी अब काफी बढ़ गई थी, और वो कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन कर सकते थे, जिसमें वो टैंक्स, इन्फेंट्री और एयरप्लेन्स का एक साथ इस्तेमाल कर सकते थे, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके। जर्मन साइड से देखा जाए तो उन्होंने ये देखा कि जो शुरू में उनको शॉक हुआ था इन टैंक्स को देख के, उससे वो रिकवर किए, और वापस जब उन्होंने काउंटर अटैक किया तो ज्यादातर अपना एरिया वापस ले लिया। तो ट्रूप्स के मोराल में इंप्रूवमेंट तो आया, पर उन्होंने ये देखा कि इस अटैक में ब्रिटिश लोगों ने टैंक्स का इस्तेमाल किया, और वो वापस टैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये हुआ कि अब जर्मन लीडरशिप सोच रही थी कि हमको एंटी टैंक डिफेंसेस के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी जो टैंक्स को रोक सके, और इसकी वजह से उनको और स्टील की और मेटल की जरूरत थी, जिसकी उनके पास ऑलरेडी बहुत कमी हो रही थी। इसके अलावा जर्मन्स ने यह भी देखा कि वो अपनी इन्फेंट्री, अपनी आर्टिलरी, मोटर्स और स्टॉर्म ट्रूपर्स को एक साथ यूज करते हैं तो बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब ये लड़ाई खत्म हुई तो ज्यादा लाइंस चेंज नहीं हुई। नॉर्थ के साइड में ब्रिटिश लोगों ने कुछ नई टेरिटरी हासिल की, और साउथ की तरफ थोड़ी सी टेरिटरी जर्मन्स ने हासिल की। आप इस लड़ाई को जिस साइड से देखते हो, चाहे वो जर्मन है चाहे वो ब्रिटिश, दोनों साइड की हार और जीत इस एक लड़ाई में हुई थी। पर अगर ओवरऑल इस लड़ाई का आउटकम देखें कि क्या डिसाइसिव आउटकम हुआ, क्या बहुत टेरिटरी हासिल की किसी एक साइड ने, ऐसा नहीं हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वेस्टर्न फ्रंट की ज़्यादातर लड़ाइयाँ ऐसी हुई थी कि आपने एक ऑपरेशन किया, कुछ टेरिटरी हासिल की, फिर दुश्मन ने काउंटर अटैक करके वापस ले लिया और इतने सोल्जर्स मारे गए, बट ज़मीन में कोई खास बदलाव आया नहीं। जो लोग मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो ऑलरेडी जानते होंगे, बट जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने पूरा बताया है कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कैसे हुआ, क्या उस लड़ाई के दौरान हुआ और वो कैसे खत्म हुआ। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एक और बात, अगर आपने बैटलफील्ड 1 गेम खेला है या अगर देखा भी है तो आप जानते होंगे कि उसमें भी बैटल ऑफ कमराए का एक लेवल है। मैंने ये गेम खेला है और इसमें बैटल ऑफ कमराए इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस लेवल में आप देखते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इनिशियल ब्रिटिश टैंक्स थे उनमें प्रॉब्लम्स क्या होती थी। कई बार वो रास्ते में अटक जाते थे, वो खराब हो जाते थे और इनको रिपेयर करने के लिए आपके क्रू को टैंक से बाहर आके रिपेयर करना पड़ता था। ये सब कुछ, ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज इस गेम में दिखाई गई हैं। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो ये गेम भी, स्पेशली ये एपिसोड आप खेल के देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।